हाँ भाई, नमस्कार राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है सर? दोनों चल रही है। चलो भाई, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे क्या? और अपन पढ़ रहे थे मेटल वेव्स, और मैंने बोला था कि भैया कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए जिनसे पता पड़ा कि भैया इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव। एक कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी कि भाई कौन सी कहानी, कि भाई अपनी जो क्या अपनी कहानी जो मैंने सुनी थी वो क्या थी? वो ये थी कि सर अच्छा बोर मॉडल में या तो एमईआर इक्वल टू एन ओवर 2 पाई इनडायरेक्टली, ये पोस्टुलेट था बोर का सेकंड मॉडल का, पर एमईआर इक्वल टू एन ओवर 2 पाई जब केमिस्ट्री पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसके बाद वो चैप्टर आने वाला है। तो एमईआर इक्वल टू एन ओवर 2 पाई, ओ ये भी इनडायरेक्टली बताता है कि दिस टाइप ऑफ स्टेबल ऑर्बिट फॉर्म्स when electron forms a standing wave। अच्छा, तभी तो ये पता पड़ा कि स्टेबल ऑर्बिट इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव बना लेता है और स्टेबल ऑर्बिट को फॉर्म कर लेता है। ऐसे मैंने आपको बोला था जेपी थॉमसन साहब जिन्होंने डाइसेक्ट कराया इलेक्ट्रॉन्स को, और डाइसेक्शन जो करके उन्होंने बोला कि डाइसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ये बताता है इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। फिर भाई अपने साइंटिस्ट जिन्होंने इसको यूज देते हुए बड़ी एक्सपेरिमेंट करा, वो क्या था? उसे अपन कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। जर्मन नहीं जर्मर, हां डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके सर, देखो ध्यान से इन्होंने कहा क्या? इन्होंने समझो इलेक्ट्रॉन गन, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गन टाइप चीज है ये। अरे हां सर, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन याद है ना? अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गन में? पहले भी बात कर चुके हैं। एक फिलामेंट होता है, उसको बैटरी से बहुत ज्यादा हीटअप करते हैं, हीटअप करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ओहो, इलेक्ट्रॉन्स एमिशन याद है? ड्यू टू टेंपरेचर, इसी से कहते हैं थर्माइनिक एमिशन। याद है कि भूल गए? अरे हाँ सर, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो वो दूसरी बैटरी है जो लो टेंशन वोल्टेज है, इसे ई लगाकर उनको एक्सीलरेट करते हैं और एक बढ़िया शार्प बीम, कॉलीमेटेड बीम उसको कहते हैं, बढ़िया एकदम शार्प बीम। चाहो तो इसमें आप कांस्टेंट वेलोसिटी चाहते हो तो आप ऑसिलेटर भी लगा सकते हैं। कॉलीमेटेड मतलब बढ़िया स्ट्रक्चर्ड बीम इलेक्ट्रॉन की बाहर लेते हैं एक छेद से। उस बीम को एक निकल क्रिस्टल पे गिराते हैं। इसमें गिराते हैं निकल क्रिस्टल पे। देखो इसका डायमेंशन दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है दैट कैन वेरीफाई दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। एक्सपेरिमेंटल है, इसमें प्रूव करा गया इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ओ पहले तो मैं एक बात समझो अच्छे से, क्या भाई ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इस इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पे गिराया। निकल क्रिस्टल की इंटर लेयर सेपरेशन ये है और इंटर एटॉमिक सेपरेशन ये है। समझ में आ रहा है? सेपरेशन अंदाज पहले तो पता है, पहले से अब ऐसा मान लें, वैल्यूज पे जाने की जरूरत नहीं, आप तो फील करो। अब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल पे टकराया, ओके इसको ऐसे कर सकते हैं, अच्छी निकल क्रिस्टल से टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन बिखर गया, स्कैटर कर गया। अच्छा स्कैटर करा तो ऐसा समझो कि आपने इनको स्कैटर करके इसको यहाँ स्कैटर करा, कोई यहाँ स्कैटर करा, इनको आपने सर्कुलर स्क्रीन पे सर्कुलर स्क्रीन ऐसा समझो आप, ठीक है? यहाँ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर स्क्रीन बना रखा है बढ़िया, ऐसे कंफ्यूज मत हो। ऐसे सर्कुलर स्क्रीन पे दिया और एक डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? डिटेक्टर, जिसको मैंने घुमाया। डिटेक्टर में कुछ नहीं होता, डिटेक्टर को मैंने ऐसे एंगल पे रखा पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसे उसको रख लिया। डिटेक्टर ये क्या करेगा? जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उसे करंट बनाएगा, करंट आपको बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हर एंगल पे आप ऐसे डिटेक्टर घुमाओगे तो हर एंगल पे कुछ करंट आया होगा, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो हमने बेसिकली डिटेक्टर को घुमा के देखा कि हर एंगल पे कितना करंट आ रहा है। पहले सेटअप को समझिए, समझ आया कि नहीं आया? अरे हां सर, पहले सेटअप को समझो। हमने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन एमिशन कहते हैं, उनको बढ़िया एक्सट्रैक्ट करा डी वोल्ट की बैटरी से। ये वो वी वोल्ट, बोलो ये क्या? बढ़िया एक छेद बनाकर उसकी एक बीम बनाई। ओहो शानदार एकदम। मान लीजिए वो बीम कितनी एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन बाहर है, उनकी एनर्जी थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? हम पहले भी जानते हैं। या वी वोल्ट से करा, थोड़ी बैटरी लगाई गई थी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, बाहर आने वाले को भी सेट करा, एक छेद से बाहर बढ़िया बीम मिली, उस बीम को निकल क्रिस्टल पे गिराया। निकल क्रिस्टल से सारे इलेक्ट्रॉन अलग-अलग जगह पे बिखरे, कितना किस एंगल पर बिखरे ये जज करा गया एक डिटेक्टर से। वो डिटेक्टर से कुछ नहीं है, वो करंट नाप लेता है। करंट नाप लेगा तो आई पाएगी, विल गिव यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग एट दैट पर्टिकुलर एंगल। यस और नो? यस सर, व्हाट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? तो फाई इज द एंगल एट विच इलेक्ट्रॉन्स वी आर फाई। क्या फाई कैन वेरी? फाई कैन वेरी सर, फाई कैन वेरी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सो फाई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। क्या ये फाई फिक्स्ड है? नहीं, यार इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है। अच्छा, फिर हमने अगर हम इसे वेव की तरह मान लें, कैसा मान लें? वेव की तरह। अब एक बात समझो अच्छे से, कि हम बहुत ध्यान से इसे इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मान लें, ठक 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 टकरा रहे और टकरा के वापस जा रहे हैं। अच्छा, आप देखो जो ईवी इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो लैम्डा डी ब्रोगली आई, अगर मैं इसे वेव मान लूं तो लैम्डा डी ब्रोगली ये सिंपली आ गई 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। प्रैक्टिकली जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, इसमें उन्होंने 44 से लेकर 68 वोल्ट तक के बीच में इसको वी को वेरी कराया। तो क्या ये लैम्डा भी वेरी करा? अच्छा, वेरी कराया। और इन्होंने हर बार हर वोल्टेज के लिए इसको घुमाया, किसको? डिटेक्टर को। समझ में आ गया? दे हैव चेंज्ड दिस वीडियो एंड दे हैव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वी दे हैव rotated this detector and for every angle they have calculated current. It means they have calculated number of electrons scattering at that particular angle. Okay, बात तो आपकी सही है, सही है। अब एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला? ध्यान से सुन। हमें एक्सपेरिमेंटली मिला कि एक्सपेरिमेंटली we found that, चलो एक्सपेरिमेंट करा के समझो। आप इस डायग्राम बना के देखो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 44 से 68 वोल्ट तक वी को वेरी करा और हर वी के डिटेक्टर को मॉनिटर करा कि किस एंगल पे कितने करंट बाहर, कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। अच्छा, और एक्सपेरिमेंटली उन्हें पता पड़ा क्या कि 54 वोल्ट, कितना? 54 वोल्ट अगर हम ले और 50 डिग्री पर हम देखें तो बहुत ज्यादा करंट आता है एकदम से, जो नॉर्मल आता है ना उससे एकदम से बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट में देखा कि 54 वोल्ट पे 50 डिग्री का अगर एंगल हो, मतलब फाई के लिए 50 हो, अच्छा, और 54 वोल्ट हो, तो भैया हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है एकदम से एक्सोर्बिटेंटली हाई आती है इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज। अच्छा, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। एक्सपेरिमेंटली जो निकला इसे क्या इंटरप्रिटेशन देंगे इसको समझिए। एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड, बात तो समझ आ रही है सर? अच्छा लग रहा है सर? बात तो बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अच्छा ठीक है पहले यहाँ उतार लो, यहाँ तक उतार लो, आगे ले जाता हूँ, शर्माओ मत, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैटर को समझने की जरूरत है। बोलो यस और नो? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, उतार लिया? अरे पक्का? हाँ उतार लिया सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर। हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारा पूरा सेटअप। ओहो ऑब्जर्वेशन 44 वोल्ट, 48 वोल्ट, 54 वोल्ट, ओहो देखो 54 पे ये कौन सा एंगल है? फाई है ये एंगल, फाई, ये एंगल फाई है,
भाई इंसिडेंट बीम और इंटेंसिटी, और इंसिडेंट बीम से जिस एंगल पर अपन देख रहे हैं, समझ रहे हो, ये एंगल चेंज हो रहा है, कट 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 कट, समझ आ रहा है 50 डिग्री पे पीक वैल्यू है, इस पे कंपेयर, समझ आया कैसे है क्या, ये फाई वैल्यू है, ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसे आप और हम चेंज हो रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का प्रूफ हम के पीछे वाई को मेजर करते हैं एंगल चेंज करके, तो जब हमने 44 वोल्ट किया जो बी लगाया, तो हमने जब इसको पूरे से अच्छे से करा तो हमें ये बात मिली, मतलब हमें इस 54 वोल्ट वाले पे कंसंट्रेट करना चाहिए, सबसे ज्यादा पीक में कंसंट्रेट। ओह थोड़ा वैल्यू चेंज करके देखी, ये ऑब्जर्वेशन उनको मिली, अंदाजा ना वैसा सामने, ये 60 वोल्ट में दिखा रहा है, पर इतना ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा मिलता है 54 वोल्ट पे 50 डिग्री, 54 वोल्ट का रीडिंग ले, 50 डिग्री में एकदम से फटाक से हाई करंट मिलता है, एकदम इसमें हमारे काम खड़े करती है, क्योंकि स्कैटरिंग बराबर हो रही होती, अगर स्कैटरिंग बराबर हो रही होती, और हां सर तब तो अपने को क्या लीनियर सा वेरिएशन मिलना चाहिए था, कहीं पे भी एक पीक मिलना संभव नहीं है, तो हमें एक जगह पीक मिली 54 वोल्ट पर 50 डिग्री स्कैटर करने पर, 50 डिग्री है क्या जो बीम गिरी और जो स्कैटर करने वाला मॉनिटरिंग पैरामीटर है। अच्छा तो एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट we get a peak of current or intensity you can say of electrons at 50 degree angle if we apply voltage और we excite electrons by 54 volt। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को for this case अगर डी ब्रोगी वेवलेंथ मान इलेक्ट्रॉन को वेव मान लूं तो डी ब्रोगी वेवलेंथ के हिसाब से 12.27 by root 54, तो 12.27 divided by root of 54, 1.67 approximately 1.67 एंगस्ट्रॉम। अगर इलेक्ट्रॉन को वेव माने तो ये इस वाले केस इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रोगी वेवलेंथ है, बोलो यस और नो। तो 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उन्हें पार्टिकल ना माने उसे वेव माने तो डी ब्रोगली साहब के हिसाब से उनकी वेवलेंथ 1.67 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, यस और नो। हां सर बिल्कुल होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, बोलो भाई क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हां सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर, अब क्या करें सर, चलते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई बाहर है भाई, उतार लिया उतार लो, इस पे कंसंट्रेट क्यों करना है, सबसे ज्यादा पीक होगी भाई। अब वेरिफिकेशन कैसे करना पड़ता है, मान लो इलेक्ट्रॉन वेव डी ब्रोगली केस, अगर वेव होगी तो इलेक्ट्रॉन विल शोस कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर वेव मान लो, देखो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर वो वाला एंगल निकालूं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है, और जो एक्सपेरिमेंट में निकला है एंगल, अगर ये दोनों बराबर आ गए, तो भाइयों और बहनों क्या एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर देगा इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, यही काम डेनिसन एंड जर्मन ने करा। अच्छा जेबी थॉमसन साहब ने बोला था कि एक्स-रे डायफ्रेक्शन शो करते हैं, ये डायफ्रेक्शन शो करते हैं, ये उसको उन्होंने और अच्छे से उसको प्रयास करा, देखते हैं तो ये बात याद रखिए, समझ अब सुन आ जाइए, देखिए देखिए इन्होंने क्या कहा, टी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फॉर दिस इज 54 वोल्ट, अपन इसको सॉल्व करा तो अपनी वैल्यू कितनी निकल के आई 1.67 एंगस्ट्रॉम, मैंने आपको मैं निकाल दूंगा, बोलो क्लियर। हां टी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट, जो 54 वोल्ट वाले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि उसका सबसे ज्यादा पीक है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान लूं, इलेक्ट्रो ब्रैग्स लॉ फॉर वेव्स, ये क्या कहता है सुनो, एक वेव मानो, इलेक्ट्रॉन को वेव भूल जाओ, अगर एक वेव ऐसे टकरा के ऐसे गई, ठीक है, एक और वेव ऐसे टकरा के ऐसे गई, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, स्कैटरिंग एंगल थीटा, ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। अच्छा समझ जाएगा आपको, ये क्लियर यहां पर याद है पूरी पढ़ाई लिया था अपन ने, अरे हां सर अगर तुम इसको बात ध्यान से देखो तो समझ में आएगी बात, ध्यान देखिए ये अगर एक वेव, अगर आप वेव के लॉ को याद करो, देखो एक वेव ऐसे आई टकरा के ऐसे गई, वेव मान रहे हैं ना, हां सर, और समझो कि दूसरी वेव बिल्कुल ऐसे आई और फिर टकरा के ऐसे गई, अब मान लो इन दोनों इंटरफेरेंस करा, यही तो होता है। अरे हां सर अब देखो यहां तक इस जगह तक तो दोनों सेम है ना, ध्यान से देखो तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यस अब ध्यान रखो ये दूरी डी, तो अगर इस एंगल जैसे डायग्राम में इसको फाई माना हुआ है, इसको फाई माना हुआ है, देखो ध्यान से, ये अगर फाई और ये भी फाई, तो देखो आप ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो ये जो एंगल है, ये फाई, देखो ये फाई तो ये भी फाई, हां तो ये भी फाई, हां तो देखो ये 90 माइनस फाई, ये भी फाई, तो देखो ये अगर डी है ना हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली वैल्यू डी sin फाई और ये भी डी sin फाई, समझो इस बात। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आप चली नीचे वाली वेव वो कितना चली 2d sin फाई, अगर मैक्सिमा बनना है तो ये कहलाएगा n लैम्डा, इसी ब्रैग्स लॉ कहते हैं, ब्रैग्स लॉ। ओहो बोलो क्लियर है क्या, हां सर बिल्कुल सही है सर, अरे पक्की बात, ओए हां अब देख, ओहो इनटू, ओहो हां सर, तो 2d sin फाई इक्वल टू n लैम्डा इज द ब्रैग्स लॉ। अब सोचो इस d की वैल्यू आपको किसे पता है, देखो ध्यान से 2.5 0.9 की देखो एक बार, उस वैल्यू को यहां रखो, d sin फाई की वैल्यू को जो आपको पता है एंगल, आपके किस एंगल पे आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, अरे हां और उसको n लैम्डा, उसको क्या रख दो n लैम्डा, अगर ये लैम्डा पीछे से मैच कर जाए, जिसे क्या कर जाए मैच, तो क्या आंसर आता है, ये देखो ये d sin फाई अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, अब क्या करें सर, ओहो 2d sin फाई इक्वल टू n लैम्डा, बेसिकली कहते हैं ब्रैग्स लॉ। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, तो किस वैल्यू को मैंने लगा, थीटा की वैल्यू कितनी 50, d की वैल्यू कितनी 0.91, अरे हां वो दो पार्टिकल्स की दूरी देखी ना, वो दो पार्टिकल्स की 0.91 थी, वो हो गया देखो, तो भैया sin 50 into 0.91 ओके into 2, देखो हो क्या ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, ध्यान से देखो लोड भी चल रहा है, ठीक है नीचे से ले ली, ठीक है एक मिनट रुक जाओ, ये देखो sin 50, ठीक है इमेज मैनेजर, into 2.51 into 2 ओके into 0.91 into 2, हाँ ये जब इसको वैल्यूज रखी गई यहाँ पर और लैम्डा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकाली गई, तो क्या वो रिजल्ट देखो वो वाली वैल्यूज आई 1.66 अप्रॉक्सीमेटली, ओ
एंगस्ट्रॉम। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंटली जो लैम्डा की डी प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो कितनी थी सर? वो भी 1.67 थी अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि जो हमने डी इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर जो वेवलेंथ निकाली उसके हिसाब से जिस जगह पर एंगल पर मैक्सिमा आना चाहिए था एक्सपेरिमेंटली उसी पर आया। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो बात तो सर सही। अरे बोलो भाई ये थोड़ा टीवी की ऊपर नीचे चेंज हो सकती है क्योंकि एक्चुअली अलग बनावट के लिए बस बेसिकली आपको किताबों में बताते हैं तो यही बताते हैं कि ये वाला लैम्डा जो ब्रैग्स लॉस निकाला और जो एक्सपेरिमेंटली रूट 54 निकाला वो दोनों मैच कर गए। दिस शोज इलेक्ट्रॉन शोज अ वेव नेचर व्हेन experiment when d Broglie wavelength matches with Black's law. Black's law किस पे बेस्ड है? When we consider electron as wave. Black's law this shows wave nature of electron. Shows wave nature of electron. क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। बात तो सर आपकी बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। अरे पक्की बात? अरे गारंटी? बस हो गया करना है। पिछले डायग्राम में 5 और थीटा उल्टा ले रखा है, ठीक है, कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए। इस 50 डिग्री के लिए कहानी चलेगी। अरे पक्की बात? अरे सोच लो। चलो समझ में आ गया भाई 180 वैसे जिसमें निकालो 180 माइनस 50 आराम से निकाल सकते हैं। समझ में क्या है 180 माइनस 50 मेरे साथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो sin 65 into 0.91 into 1.66। हां तुम शायद बोल रहे हो ये थीटा एंगल था जो 50 डिग्री था, ये शायद पीछे फाई ले रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, एंगल कंफ्यूज हो जाओगे शायद। मैंने ये डायग्राम में जैसे इसको फाई ले रखा है, इसको थीटा ले रखा है, इसको तुम थीटा कर लो, इसको फाई कर लो ताकि तुम ओरिजिनल डायग्राम से जो फाइनली प्रूव कर रहे हो उसको कंफ्यूज ना हो। अरे हां तो थीटा का जो स्कैटर कर जाता था उसका एंगल कितना था 50 डिग्री, ये 50 डिग्री थीटा है ना। क्या बोला इस डायग्राम में उसको कंफ्यूज ये पहले मत रखो, ठीक है। दोनों से रूट क्यों आ रहा है अब देखो, तो मैं से प्रूव कर देता हूं ध्यान से। कितने एंगल पे ये तो समझ गए, ब्रैकेट पूरी साइड समझ में आ गया, थीटा वाला एंगल वाला 5 एंगल में आ गया। और अगर ये तो चलेगा बिल्कुल। अब देखो मैंने पूरा प्रूव कर पूरी साइड समझ में आया। और जो थीटा में कितना होता है 50, तो देखो 50 यानी कि थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 180, यस और नो, बिल्कुल सही। तो देखो फाई की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू 50 रख दो तो 180 माइनस 50 बटे 2 यानी कि 130 बटे 2 यानी कि 65 डिग्री आएगा इस जगह पे। बोलो क्लियर? अब मैं पूरा प्रूव कर दिखाता हूं, ध्यान से समझना, मेरे साथ बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है 0.91 तो 2 into 0.91 into sin 65 इसको तुम सॉल्व करो, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली n लैम्डा, तो n के लिए 1 रख दें, जब 1 रख दें तो लैम्डा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.66 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके देख लो। ओहो और डी ब्रोगली 1.67 मतलब क्या मैच कर गया, मतलब बोला गया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। और जब मैंने कहा निकाल लीजिए तो कर लेते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात भी नहीं है, जो जुनून होना चाहिए। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मतलब करते चलो। देखो भाई वाह भाई सोचो, समझ आ गया, ये मैच करके बता दिया। और जब डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर ब्रैग्स लॉ से वो जब मैच कर गई तो मान नहीं पड़ा कि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव। तो थोड़ा सवाल डेविसन जर्मन पे आप जा सकते हैं, तो 2-3 एक्सपेरिमेंट करे गए, इससे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव। तो ध्यान से देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 1.67 आती है। तो अगर याद करो मैं विब्योर था ना, हालांकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जरूरत नहीं है थर्ड विब्योर बताओ याद करो इसकी होती थी 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तुम्हें अगर याद हो तो जो माइक्रोस्कोप वगैरह हुआ करते थे ना, याद है माइक्रोस्कोप में डी मिनिमम क्या आता था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इससे पहले पढ़ाया था 1.22 लैम्डा बाई 2 म्यू sin बीटा, याद है भूल गए? अरे हां याद करो, ये जो डी मिनिमम होती थी ये मिनिमम 2 ही होती थी जिसको वो माइक्रोस्कोप रिजॉल्व कर सकता। इससे कम तो वो रिजॉल्व नहीं कर सकता, इमेज भले कितनी गुना बना ले, और इससे ज्यादा अगर पास हो गए तो फिर उसको रिजॉल्व करना संभव नहीं था। याद है? अरे हां याद करो, ये 1 रिजॉल्विंग पावर हुआ करती। जो ये कम डी मिनिमम होती है रिजॉल्विंग पावर, तो तुम याद करो रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी लैम्डा की, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती रिजॉल्विंग पावर। अगर हम नॉर्मल लाइट से, क्यों मेरे बात बता रहा हूं, समझना इस बात, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन में डायरेक्टली आपको मेंशन नहीं है, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत क्या है। अच्छा तुम याद करो रिजॉल्विंग पावर, अगर लाइट से करें लाइट की रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। अरे हां सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। ओह माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप रिजॉल्विंग पावर व्हाइट लाइट से या किसी भी कलर से मैक्सिमम जो ला सकते हो, मिनिमम लैम्डा के ला सकते हो, इससे कम तो दिखेगा नहीं आपको। अरे हां सर, थोड़ा इंफ्रारेड वगैरह मिलेगा तो भी लिमिट से तो नहीं ला सकते आप। तो रिजॉल्विंग पावर 3600 के कॉरस्पॉन्डिंग है। आप सोचो यहां इलेक्ट्रॉन्स की वो आई ना वेवलेंथ 1.66। अरे यार तो इलेक्ट्रॉन को वेव बनाकर इससे रिजॉल्व कर पाया तो भाई साहब पता नहीं कितने गुना, सोच 10,000 1000 2000 गुना 3600 1.67 सोच के देखो, 4000 गुना रिजॉल्विंग पावर को ला पाऊंगा जो नॉर्मल लाइट से ला पाता। 4000 गुना रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा दूंगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव लेकर अगर उसका माइक्रोस्कोप बना पाया तो। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोल दिया क्या? अरे सोच लो, बात तो सर आपने बिल्कुल सही बोली सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। इसीलिए पता है जो बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर करी जाती है ना, वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं हो पाती, उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, व्हिच इज नॉट ऑफ योर कोर्स टू मच पार्ट, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दे हैव इफेक्टिव वैल्यू, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वी यूज इनको बेसिकली करते हैं इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह बनाते हैं, पार्टिकल पे गिराते हैं और पार्टिकल पर गिराकर उसको एक्सट्रीम पे लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन से वेव रिएक्ट करने लगते हैं, हां इलेक्ट्रॉन से वेव रिएक्ट करने लगते हैं तो रिजॉल्विंग पावर इस तरीके की रहते हैं। अरे हां सर, सो इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप हैव very 2000 3000 times resolving power than for the normal light. Oh that is why they are very much more effective in studying crystals. crystals के स्ट्रक्चर को समझना है, ये करना है, वो करना है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। इस कहानी को सिर्फ अलग से मैं प्रोजेक्ट चाहिए बता रहा हूं, बाकी आपकी कहानी मैटर खत्म हो गई है। जब हम समझ गए ऑब्जर्वेशन करने की और ऑब्जर्वेशन करने चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स ये 1 से 4 ये सब तुमने बोला वो ये तो ठीक है, रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओह निकल टारगेट के लिए क्या डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट समझ आया है? और फिर मैंने बताया कि उससे जो लैम्डा की रिजॉल्विंग पावर आई तो कुछ ऐसी बातें आपकी निकल के आई। ये अब जो मैंने आपको बोला सब देखिए आप, ये सब 0.1 एंगस्ट्रॉम लिखा था ना, दोबारा कुछ नहीं जरूरत नहीं है, सब लिखा दिया मैंने। कंफर्म द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, डी ब्रोगली सामने जो कहा इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव, ये प्रूव करके बताया डेविसन एंड जर्मन ने। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब तुम्हें बता रहा हूं वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इसके प्रोपोर्शनल होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, नॉट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो लैम्डा जैसे घटेगा रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज लेते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, चाहो तो उतार लो। थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन कंस इलेक्ट्रॉन का एक्सपेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक कंडेंसर जो बीम फैलती है ना उसको कंडेंस कर दिया, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यूवी क्रॉस बी, उससे इसको आपसे समझो मैग्नेटिक कंडेंसर क्या करता है, क्यूवी क्रॉस बी से उसको फोकस कर देता है, क्योंकि लेंस तो है नहीं, ऐसा समझो मैग्नेटिक लेंस है।
हालांकि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा फिर सुनो भाई, लाइट को तो अगर वो बिखरी हुई है तो फोकस कर सकते हैं लेंस, इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को यूवी क्रॉस बी के फॉर्मूले को यूज करके उसकी डिटेल में अपनी जाने मैग्नेटिक कंडेंस, कोई याद नहीं, उससे उसको कंडेंस कर लेते हैं, उसको टारगेट स्पेसिफिक में गिराते हैं जहां जिसकी इमेज आपको बनानी है, उससे उसकी इमेज बनती है एक और मैग्नेटिक लेंस से, वो बड़ी बनती है और हां बोल यार, फिर एक और प्रोजेक्शन लेंस से उसकी इमेज को बड़ा कर, हां इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह से, तो दो बार बेसिकली समझो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका आईपीस, आप ऐसा समझो। अगर आप अपने नॉर्मल माइक्रोस्कोप से करोगे, ये अलग लेंस है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बिखेरा ना, उनको एक जगह इकट्ठा कर रहा है, फिर उसको स्पेसिफिक में गिरा रहा है, तो ऑब्जेक्ट तैयार है आप। अरे हां सर, तो वो बेसिकली ये पहला जो मैग्नेटिक कंडेंसर है करता क्या है, ये वो बीम तैयार करता है जिसको आप वेव बोलोगे और इलेक्ट्रॉन की बीम होगी वो। अरे हां सर, और ये ऑब्जेक्ट लेंस आईपीस तो इमेज को बड़ा करेंगे, और क्योंकि लैम्डा बहुत कम है तो बेसिकली जहां पर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे वहां पर इमेज टाइप चीज बन जाती है, तो आप स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से रीड कर पाते हो। मैंने 2 मिनट में इसको बोल दिया कि अपने आप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एक मेन बात इसको समझें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेसिक फंक्शनिंग क्या है, वी यूज इलेक्ट्रॉन्स विद वेरी स्मॉल वेवलेंथ्स एंड कंसीडर देम एज वेव्स एंड वी इफेक्टिवली यूज आवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कांसेप्ट टू रिजॉल्व अप टू 3000 4000 मोर रिजॉल्विंग पावर। ये बात आप चाहो तो लिख लो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है पर लिख लो, ज्यादा परेशान एक्स्ट्रा है नहीं होना है, जितना मैंने बोला है वो भी ज्यादा ही है, कम नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? बढ़िया लगा है सर, सही जा रहा है सर, जबरदस्त जा रहा है सर। अरे पक्की बात? एकदम परफेक्ट, जोरदार, जबरदस्त, मजेदार। पक्का? आगे बढ़ जाए मास्टर? हाँ सर। बढ़िया उतार लो इसको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जो मैंने बोला, जो कहानी आपको समझ आई लीजिए कि जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं रिजॉल्विंग पावर कम होती है क्योंकि वो लाइट के में काम करते हैं। अगर हमें रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को बना लीजिए, ध्यान से देखिए 1.67 टाइप बहुत छोटी होती है, 3-3 4-4 हजार गुना कम होती है। और हां, तो 4000 गुना रिजॉल्विंग पावर उसकी बढ़ जाती है, तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट, इट इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट। और ये यूज होता है आजकल। अच्छा, ये जो लेंसेज लगते हैं मैग्नेटिक लेंसेज बोलते हैं, बेसिकली आप जानते हो कि क्यूवी क्रॉस बी को डेविएट कौन कर सकता है, क्यूवी क्रॉस बी से मैग्नेटिक फील्ड्स। और हां, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, उसकी रफ्तार है, दी है, तो अपने आप अलग स्टडी हो मैग्नेटिक लेंसेज, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन लेंस, जिसे आप आईपीएस भी बोलते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, तो स्क्रीन पर इमेज बनाता है बेसिकली। प्रोजेक्शन लेंस इसलिए बोला जाता है इस वाले केस में क्योंकि स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है, फिर स्क्रीन से अपने को दिखाई देता है। कहां इलेक्ट्रॉन टकराए वहां पे एक उसे बोलते हैं इंसुलेशन टाइप की चीज आ जाती है, इससे वो मार्क कर देता है स्क्रीन पर जड़नेस, सब पता पड़ता है। अच्छा ऐसा है, ओहो, इसलिए प्रोजेक्शन लेंस बोला जाता है। क्या हमारी आईपीएस टाइप। अरे मुझे बात समझ आई है क्या? थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी आपको पढ़ाई ताकि आपको बेटर यूज की थोड़ी लाए, चलिए उसे बहुत आसानी से भी 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं, बट ढंग से पढ़ना हो तो इतना दिमाग में लगाना चाहिए। मॉडर्न में थ्योरी पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, प्रैक्टिस आपको खुद ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, उसमें प्रैक्टिस खुद ज्यादा करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी होगी, यूनिट और डायमेंशंस का ध्यान रखोगे, गड़बड़ आप नहीं करोगे, ये आपको शानदार आपका मास्टर है जोरदार। बोल लिया क्या? अरे सोच लो, फिर मैं कह मॉडर्न में कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे आपको लगेगा मैं इससे बहुत ज्यादा पढ़ सकता हूं, और जितना मास्टर बोल रहा हूं उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, पहले ज्यादा बोल रहा हूं, सही बता रहा हूं आपके किताब से थोड़ा सा ज्यादा वरना पढ़ना पता नहीं चल रहा है। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे खत्म कर दिया, इसे पढ़ने लगो तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक। क्या मेरी बात ये है? अरे सोच लो, तो ये अपनी कहानी थी किसकी? मैटर वेव्स। अब अपनी कहानी याद करो, छोटे-छोटे पढ़े ना अपन, हां फोटो इफेक्ट पढ़ा अपन ने, रेडिएशन प्रेशर पढ़ा अपन ने, मैटर वेव्स पढ़ा अपन ने, और हां बात तो आपकी सही है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ी अपन ने, छोटी बात ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ी, फिर रेडिएशन प्रेशर पढ़ा, हमने बोला लाइट के दो हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी वेव और पार्टिकल, हमने पार्टिकल नेचर की फोटो इफेक्ट में बात करी, रेडिएशन प्रेशर में बात करी, और हां सर फिर हमने बोला अरे मैटर भी वेव हो सकता है, उस मैटर वेव्स को हमने पढ़ा। अब एक और चैप्टर जिसे बोलते हैं एटॉमिक मॉडल, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो, इसे आप जानते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको वापस रिवाइज और पढ़ाने के पर्पस से पूरा एक बार अच्छे से डिटेल में वापस पढ़ाऊंगा। आपको कुछ चीजें नहीं मिल सकती हैं या रिवीजन हो सकता है जैसा आप है ना। हालांकि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल, हालांकि आप जितना श्रोडिंगर वगैरह तक चले जाते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वहां नहीं जाते, बोर्ड पे आके रुक जाते हैं। तो एटॉमिक मॉडल जो बेसिकली हम जानते हैं हर मटेरियल, हालांकि इंडियन माइथोलॉजी में हर चीज 5 तक की बनी हुई है, इसकी बात की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिजिक्स वाली बात की, उस पे हिंदू माइथोलॉजी पे नहीं जाना चाहता हूं, बात को बस समझो। तो अगर ध्यान से तो हर मटेरियल हमने जाना एटम्स का बना हुआ है, इसका बना हुआ है एटम्स का, किसने बोला सबसे? फिर मैं पता पड़ा अलग जो भी तुम जानते हो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मॉडल्स है। अच्छा, तो बेसिकली हम ऐसा बोलेंगे मटेरियल्स, हम कहानी शुरुआत कर रहे हैं वहां से कि हमने माना, हम ये जानते हैं कि एटम सॉरी materials are made up of, materials solid liquid or gases whatever, these things are made up of smallest unit and that unit is known as atom। अच्छा, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी प्रीवियस थ्योरी दी, उनको बेस बना के फिर साइंटिस्ट ने फिर अपनी नई थ्योरी दी जो ज्यादा एक्यूरेट थी, पर जिसने पहली बार बल इजाद करा था उसका भी महत्ता तो है, बोलो है कि नहीं है। ऐसी पहली बार जिन्होंने मॉडल के बारे में चर्चा करी, उस सीक्वेंस को अपन पढ़ते हुए चलते हैं, जैसे जैसे अपन की तरफ चलेंगे सवाल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एटॉमिक मॉडल्स की बात अपन कर रहे हैं, एटम्स को कैसे डिफाइन करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन कैसे नाचते हैं, प्रोबेबिलिटी ये वो श्रोडिंगर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसको बहुत अलग लेवल पे ले जाया जा सकता है, पर हमारे सिलेबस की काम की बातें पढ़ते हैं, सिलेबस की डिटेल में आगे जाते हैं। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। चलो भाई शानदार है, तो आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, कहानी को आगे ले जाते हैं। मॉडल सिंपली सेट ऑफ बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स, थ्योरी व्हेन एनी मॉडल सैटिस्फाई मेजॉरिटी ऑफ कुछ बात बातें कुछ नहीं जरूरत। बेसिकली मॉडल किसी साइंटिस्ट बोला मॉडल ऐसा होना है तो बाकी सारे साइंटिस्ट छूट जाएंगे कि यार इसने गलत तो प्रूव नहीं करा, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको गलत प्रूव करेंगे। अगर वो गलत प्रूव कर पाए या कोई ऐसा सवाल पूछ पाए उस साइंटिस्ट से जिसने मॉडल को रिप्रेजेंट कराया या उस मॉडल को बताया या सजेस्ट कराया, अगर वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल रहा तो फिर नया मॉडल आ जाए। अच्छा, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो इफ सपोज यू आर साइंटिस्ट यू से ये चीज ऐसी हो, तो एक तो आपको कहने के लिए आपके पास कुछ वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बाकी सब साइंटिस्ट जुट जाएंगे उसको गलत प्रूव करने में, कई बार गलत प्रूव करने में अच्छी चीजें निकल आती है, यही सब कुछ हुआ है। अगर वो गलत प्रूव कर पाए, आपको ऐसा सवाल पूछ पाए जिसका आंसर आप नहीं दे पाए, इसका मतलब आपका मॉडल उन्होंने ऐसा होता है, पर आपने जो पढ़ाया उसके हिसाब से एक्सप्लेन नहीं होता, इसका मतलब आपने पढ़ाया या तो उसमें एक्सेप्शन है या पूरी बात नहीं बता पाए। अरे हां सर, that is how it works when we are structuring models, मैंने वही बोला, a model is simply a set of hypotheses based on logical and scientific facts, theory when any model satisfies majority of scientific queries by experimental verification and then it is termed as theory, otherwise model is simply not accepted। तो जब हमने कोई मॉडल सजेस्ट करा उसके पीछे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, साइंटिस्टों ने उसके एक्सपेरिमेंट करे, अगर वो आपके मॉडल को सजेस्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो उसको एज अ मॉडल ट्रीट करा जाता है। एवरी थ्योरी इज अ मॉडल बट एवरी मॉडल इज नॉट अ थ्योरी। तो थ्योरी कौन बनता है, कौन सा मॉडल थ्योरी बनता है? जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को वेरीफाई करता है। चाहो तो उतार लो, चाहो तो उतारो, थोड़ी सी लॉजिकल सी। अरे उतारोगे क्या? उतार लो, घबराओ मत, इसने की शर्म उसका नंबर कम। चलो भाई मैं तो एक लेक्चर थ्योरी चलने वाले भाई साहब, ये मॉडल के काफी सारे लेक्चर थ्योरी चलने वाले, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी यार। याद करो तो आप जो पढ़ने आ रहे हो सब आप बेसिकली पढ़ चुके हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, रेडियो एक्टिविटी पढ़ चुके हो, हां न्यूक्लियर सेल टाइप स्क्वायर पढ़ चुके हो आप एक बार, पर मैं अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा, मैं कुछ नई चीज पढ़ाऊंगा, एटॉमिक कोलिजन ये वो। फिर आगे चलेंगे, आगे सुनते सुनो, अगर ये कहानी समझ आई क्या? हां सर समझ गए। एटॉमिक मॉडल को और कैसे कैसे बन सकते हैं ध्यान समझे देखते हैं। बेसिकली डाल्टन ये सीक्वेंस ऑफ वो है, बेसिकली ये अपने कोर्स में नहीं है, फिजिक्स में कोर्स में नहीं है, ये फिजिक्स में कोर्स
पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। आपने केमिस्ट्री में इस सीक्वेंस में साइंटिस्ट ने मॉडल बताया, डाल्टन साहब से कुछ सीखा, जेजे थॉमसन साहब ने बोला, जेजे थॉमसन साहब से सीखा, रदरफोर्ड साहब ने सीखा, रदरफोर्ड साहब से सीखा, नील बोर से सीखा, नील बोर से सीखा, श्रोडिंगर साहब ने कुछ करा। हम यहां तक की बात करें तो पहले जो बेसिकली सीखना होगा आपके लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो तो ये होगा, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट। फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे इंपॉर्टेंस डिक्रीजेस। हमारे सिलेबस की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंस डिक्रीजेस, पर हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस डिक्रीजेस, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात मैक्सिमम इंपॉर्टेंट नील बोर एटॉमिक मॉडल, ओहो एमआई को छोड़ बैठे, सवाल सीधा है, फिर थोड़ा सा फोट करते हैं, बाकी तो ठीक है, आपको याद होना चाहिए उन्होंने क्या कहा था, उनके सम्मान के लिए आपको कहानी याद होनी चाहिए। और इसके बाद मोर इंडस्ट्री के श्रोडिंगर है, पर वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। तो ठीक है भाई, कहानी में मॉडल क्या होते हैं, स्टडी सजेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन पे, कोई मटेरियल जो है वो इस तरीके का। सबसे पहले अपने डाल्टन साहब इन्होंने बोला, इन्होंने बहुत बेसिक बात बोली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट करेगा अगर उसको लेना नहीं, इन्होंने बोला कि हर मटेरियल इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज नोन एज एटम्स, और उन्होंने बोला न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, पर इनसे छोटी यूनिट उस एटम में या उस मटेरियल में नहीं होती। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो उन्होंने बोली वो बोली कौन? एटम। तो उन्होंने क्या बोला उसको फटाफट लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। और समझ में आए? ये लिखिए साइटोग्राम, ऐसे जैसे लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे ये आए, फिर सेकंड पे ये आए, फिर थर्ड पे ये आए, फिर फोर्थ पे ये आए, फिर थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे और धीरे धीरे रदरफोर्ड को पढ़ेंगे थोड़ा, बाकी दोनों की बातें याद रख लेंगे। अच्छी बात है। डाल्टन थ्योरी, जेजे थॉमसन मॉडल, प्लम मॉडल भी कहते हैं उसको, फिर रदरफोर्ड मॉडल, ओहो फिर नील बोर एटॉमिक मॉडल। चलो क्या बात है, अरे सोच लो बात को समझ। डाल्टन एटॉमिक मॉडल इन्होंने क्या कहा, सिंपली मैंने वीडियो लगा दिया, लिखते चलो सुनते चलो। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, एटम्स आर स्टेबल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला कि जो भी मैटर बना होता है वो एटम्स का बना होता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो एटम्स न्यूट्रल होते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हर मटेरियल के जो एटम्स है, मतलब ऐसे कॉपर का और एटम के अलग अलग है, ये उन्होंने बोल दिया। हमने एक्सपेरिमेंट्स को वेरीफाई कर दिया। अच्छी बात सर। अब बात ये हुई थी, ये तो उन्होंने बोल दिया तो सही भी था, जब तक ये बातें मानी गई सब कुछ सही चल रहा था। पर फिर जेजे थॉमसन साहब आए, उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। अच्छा 87 के आसपास की बात होगी, 100 साल से ऊपर हो गए, 1897 शायद के आसपास की बात है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 शायद है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज पर हमने स्मॉलेस्ट एटम को बोला। ओहो इस बात को डाल्टन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जेजे थॉमसन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट एटम कैन आल्सो बी डिवाइडेड। और इस बात को जब एस्टैब्लिश कर दिया गया इलेक्ट्रॉन और भी छोटे होते हैं एटम से, जो जेजे थॉमसन साहब ने कहा, तो भैया डाल्टन साहब की थ्योरी आधी अधूरी कहलाई। कैसी कहलाई? आधी अधूरी। तो क्या बात ये है, तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं था इनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि इसी को तो बेस बनाकर जेजे थॉमसन साहब ने आगे कहानी करी, पर बोला आपका बेस अधूरा है, इसमें एटम से भी और छोटा हो सकता है। अच्छा, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और अपने डाल्टन साहब इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जेजे थॉमसन साहब थोड़े ज्यादा एक्यूरेट कहलाने लगे, जब ज्यादा एक्यूरेट कहलाने लगे तो उनकी बातें ज्यादा मानने लगे। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, मजा आया। अब क्या करें देखो भाई, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। जेजे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अब जेजे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आ गया। अब क्या करें, जेजे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी और उन्होंने अपने बोला कि एटम बोले थे डाल्टन साहब ने ऐसे बोले, और उन्होंने बोला कि ऐसा समझो कि ये ना गोला होता है, इसे प्लम मॉडल भी कहते हैं। नहीं समझ आएगा क्योंकि लिखा हुआ है। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये ना ऐसा समझो कि ये जो एटम होता है ना, ये एक है ना सॉलिड स्फीयर टाइप चीज होता है पॉजिटिव चार्ज का। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन जिनकी उन्होंने खोज करी, उस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन ना जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ना, जब मोती चूर लड्डू देखा तो उसमें छोटी सी इलायची या काली मिर्च या कुछ सही चीजें होती हैं, आप तो उसे समझो वाटरमेलन बेस्ट ऐसा। तो वाटरमेलन पूरा बीज होता है काले काले, उन्होंने बोला वाटरमेलन पूरा लाल ऐसा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और काले काले बीज इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसा इसे उसको बोला प्लम पुडिंग मॉडल। बोलो क्लियर, ये वाटरमेलन मान लो, जैसे आप चलिए। तो जेजे थॉमसन साहब ने ये बात बोली कि एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर द सीड्स एम्बेडेड इन अ वाटरमेलन। ओह ये मॉडल ने बोला कि मेरे हिसाब से एटम ये होता है, ये मेरे हिसाब से एटम ये होता है, तो नेट चार्ज ऑफ एटम 0 हो गया। उन्होंने बोला कि ये जो लाल वाला है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ओह पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ओके, एंड सीड्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स और टोटल न्यूट्रल। तो उन्होंने ये तो बोला कि एटम्स के बना हुआ है, उन्होंने इस बात से नहीं कहा कि एटम्स का बना हुआ नहीं है, कौन मैटर, उन्होंने बोला एटम्स के अंदर उन्होंने बेसिकली डाल्टन साहब के बाद। अच्छा, तो डाल्टन साहब इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जेजे थॉमसन साहब ने अपना एक मॉडल बना दिया। अच्छा, कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड लाइक अ सीड्स इन अ वाटरमेलन। ओके, उन्होंने बोला कि न्यूट्रल होता था एटम, जो डाल्टन साहब ने बोला उन्होंने भी बोला, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा सर, बात तो आपको सही है। प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज एंड प्लम्स आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अपन तो वाटरमेलन से ज्यादा समझ में आता है। पुडिंग बनाते हैं, पुडिंग नहीं उसमें अगर अपन छोटे छोटे डालते हैं, प्लम्स अपन कहते हैं, डाल दो बस, ठीक है, इट इज वन द सेम थिंग। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल कहना हुआ मिलेगा आपको अपने हिंदी भाषा में, तो भैया अपन इंडियन सिस्टम में तो आप इसको वाटरमेलन से वो समझो। हां सर, वाटरमेलन से बढ़िया समझ में आएगा, वो ठीक है, अंग्रेजी के हिसाब से अपन समझ सकते हैं, ठीक है, समझ आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बता लीजिए क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने ऐसे दिखाया, बोल दिया है। ओहो अचीवमेंट्स ऑफ मॉडल अपन क्या बोल सकते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली द फिनोमेना ऑफ थर्मोडायनामिक एमिशन। ओहो याद है मटेरियल को अगर हीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, मतलब बहुत हीट हो जाती है, तो सॉलिड स्फीयर ताप से बना हुआ है, जरूरी नहीं पता इलेक्ट्रॉन ऊपर से पाए होते हैं, आप ऐसा समझिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, थर्मोडायनामिक एमिशन को समझ दिया। और फोटोनिक एमिशन एंड आयनाइजेशन, ओहो फोटोनिक एमिशन याद है, फोटॉन्स गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी ना, तो क्या चीज बाहर आती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आती है। ओहो और उन्होंने ये भी बोला कि जो आपके एटम्स होते हैं, अगर अपन गैस को एटम से मान ले तो कभी आयनाइज भी तो हो जाती है, उसमें क्या बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, देखो कैसे थर्मोडायनामिक एमिशन मटेरियल में से क्या बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस्टेंस है, जो फोटॉन से डालते क्या बाहर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस्टेंस बता दी इलेक्ट्रॉन की। और हां सर, और उन्होंने बोला जब आप गैस एटम्स को या तो एनर्जी दे देते हो, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू दी जाती है, वो जब आप एटम्स से गैसेस को एनर्जी देते हो तो उसमें वो एटम पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, उसमें क्या बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। इन तीनों बातों को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे। उन्होंने बोला ये बाहर आता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव वही आ जाता है। ओहो तो इन बातों को एक्सप्लेन कर पाए, तो कुछ तो बात रही होगी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उस बात को समझने के लिए हमें कुछ और बातें पहले समझनी पड़ेगी, कहती है। अच्छा उतार लो इसको, उतार लो, लिखा हुआ है, लिखा नहीं, लिखवा है मैंने साइड में इसीलिए, ताकि मैं लैंग्वेज उधर ना करूं। अरे देखो भाई, अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, शर्मा तो आ ही नहीं रहे, कम कहां से आएंगे, अरे आ रहे कि नहीं आ रहे, बार-बार कह रहा हूं, अब तो पढ़ाई की तरफ चले गए बहुत ज्यादा भाई। ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी बहुत वैसे नहीं पढ़ चुके हो तो मैक्सिमम चीजें, हां जैसे बोल रहा हूं, ऐसे नहीं तो पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं सवाल आए, ऐसे नहीं तो बहुत क्रांतिकारी चीज आपको मैं पढ़ा दूंगा, और मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, काफी बातें आपको सही बताऊंगा, परेशानी होना। मैक्सिमम चीजें पढ़ दूंगा, जैसे 11वीं 12वीं ढंग से करिए, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, ये हम बात करते हैं। अब देखो तो एब्जॉर्प्शन क्यों हम पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन एंड क्या है, पहले समझिए ऐसा क्या करा गया, इससे अपने को
पता पड़ेगा कि अच्छा कि थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, कहानी के सारे से लिखाऊंगा। ये बातें ना जे थॉमसन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो अभी अपन पढ़ने वाले, जो उन्हें उन फिनोमेना को हम पढ़ नहीं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे समझो कि मेरे पास सॉलिड मटेरियल, इससे मैं लाइट पास करूँ तो क्या होगा कि लाइट का जो हिस्सा ऊपर वाला वाइट लाइट पास कराई, या मैंने ऐसी लाइट पास कराई जिसमें -∞ से लेकर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन, जैसे समझो इस सॉलिड मटेरियल में -∞ से लेकर +∞ तक सारी लैम्डा की एनर्जीज है। तो उसमें मटेरियल से गिराया, फिर उस मटेरियल से जो बाहर निकला उसको एक स्पेक्ट्रम पे, जैसे समझो एक स्क्रीन होती है जो आपको बता देगी कि कौन-कौन सी वेवलेंथ रहती है। ऐसा समझो कैसे होगा उसको फिर डिटेल में आप समझे कैसी स्क्रीन आपके पास रेडिएशन वगैरह की होती है, ऐसी स्क्रीन है जिसमें पता पड़ जाता है कि कौन-कौन सी वेवलेंथ है, कौन-कौन सी वेवलेंथ नहीं। अब समझो कि हमने नॉर्मल सॉलिड और लिक्विड को से ऐसी लाइट गिराई तो जो हमें स्क्रीन पे मिला वाली वेवलेंथ लगभग सारी मिली, सारी है, सारी स्पेक्ट्रम पूरा मिला। ऐसा आप समझे कुछ टकराने की वजह से आया होगा पार्टिकल। बेसिकली हमने जब लाइट मटेरियल को एनर्जी दी, इसको एनर्जी दी सॉलिड को लिक्विड, तो एनर्जी तो आस-पास होता है सॉलिड लिक्विड में, हां ऐसा होता है। तो एनर्जी लियो से टकराने पे फिर एनर्जी छोड़ी तो वो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में मिली, और हां फिर आपस में जिससे तो उसकी वजह से मिली। अंदर वास्तविकता में क्या तो हमें नहीं पता, बट व्हाट एक्सपेरिमेंट वी हैव डन, सपोज वी पास लाइट ranging from -∞ to +∞ wavelength and we pass it through liquid and solid, and if what this liquid or solid is releasing, if we take on a screen, that is known as emission spectrum। पहली बात तो आपने what is emission spectrum, when we give energy, when we give आप समझे when we give energy, आप -∞ से +∞ suppose when we give energy to solid or liquid, they release some energy, we have taken that energy wavelengths into a screen। what we found in case of solids and gases that we get every type of wavelength almost। ये वेवलेंथ क्यों समझे, ऐसा माना गया कि जब उनको एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी देने की वजह से उनमें टकराव होता है, टकराने से फिर एनर्जी रिलीज होती है, सभी प्रकार की वेवलेंथ आपको मिल जाए सॉलिड और गैस आसपास होते हैं। इस बात को उन्होंने बोला सिंपली। तो पहली बात एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, when we give energy to solid or to any material and what they release if you take on a screen of according to their wavelengths, that is known as emission spectrum। so I think you are getting it। an emission spectrum consists of continuous of wavelengths without any gap of discontinuity। generally solid and liquid emits continuous spectrum। solid and liquid बोला हुआ है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब सॉलिड लिक्विड आपकी जल्दी ऐसा होता है सॉलिड और लिक्विड के केस। अच्छा पहले आप समझो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा सॉलिड और लिक्विड में आता है, क्या करते हैं बोलो, किया है हां साहब, ये ज्यादा काम का नहीं है। आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट ने करी उसका रीजन बाद में ढूंढा गया। अच्छा जो रीजन एक्सप्लेन कर पाया वही साइंटिस्ट अच्छा कहलाया। अच्छा सर बात तो आपसे बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, अच्छी बात ये समझ में आ गया सॉलिड लिक्विड एमिट स्पेक्ट्रा, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। क्या करें देखो डाल लिया इसको, आप तो अपनी बेसिक भाषा में क्या करो, अगर हम सॉलिड लिक्विड को एनर्जी दें, खूब सारी एनर्जी दे दी हमने, ऐसे लाइट सोर्स एनर्जी दो, एनर्जी दें, और फिर जो उन्होंने छोड़ा एनर्जी के साथ कुछ करके आपस में किसके उसमें जो हमने उसकी उनकी वेवलेंथ को जज करा तो हमने देखा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हर वेवलेंथ की अपनी एनर्जी मिली लगभग। अच्छा इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा अब हमने क्या करा, और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया कि आपस में टकराने की वजह से हो सकता है, एनर्जी लॉस की वजह से हो सकता है, सारा मिल जाता है। ये ट्रैवल कर लिया कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो उसके किसी भी लॉस की वजह से आप मान लो एनर्जी मिली। बट व्हाट वी गॉट इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड when the atoms are closely spaced and they are interacting with each other heavily, then what we found, what is the difference from gas in solids and liquids? solids and liquids all the atoms are closely interrelated, yes or no, so they impact each other। अरे हां एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो हमें कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है। दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, और यू कैन से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। समझ में आया जो मैंने बोला, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ओ माय गॉड बात समझ आई क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटी, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर, पक्की बात, सोच लीजिए। हाँ सर ओके 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 ओके, ये बात समझ। एक्चुअली अब हम क्या करेंगे, गैसेस में एनर्जी देंगे, गैसेस में तो पार्टिकल दूर होते हैं तो ऐसा मानेंगे कि मैं आपस में कोई आइडियल गैस मान लो कि एक का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं, और हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देते हैं, थोड़ा सा करेंगे पर एनर्जी देंगे। अब हमने जो देखा वो थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली चीज, वो थोड़ी अलग है। उसमें भी दो टाइप की होती है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है समझे, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप ऐसे समझे, गैस इन ग्राउंड स्टेट, ये लाइट आई और इसको गैस पे गिराया, समझ में पीछे कंफ्यूज होता है। देखो ये लाइट सोर्स थी, ये अपना सॉलिड था, है ना, और यहां सॉलिड दूर गया प्रिज्म, तो बेसिकली इसलिए ये प्रिज्म को लगाकर भी कंफ्यूज होता है कि जो लाइट उससे निकली उसको अगर आप चाहते हो स्पेक्ट्रम में फैलाने के लिए ताकि वो फैल जाए, तो प्रिज्म में फैलाने का काम करता है। प्रिज्म प्लेज रोल ऑफ डाइवर्टिंग, रोल ऑफ एक्सपेंडिंग so to get, so it will be easy to segregate, get to identify। ठीक है, प्रिज्म का रोल उतना ही। तो लाइटली लाइट को अपने सॉलिड गया, कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी हुआ, किसी उसका कैसे और कुछ एमिशन हुआ, उसको प्रिज्म की वजह से फैला के स्क्रीन पर देखा, तो देखा सारी वेवलेंथ मिली। इसीलिए होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। ओके ये ऑब्जर्वेशन, ओके बात समझ आई। टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए ताकि मैं कहीं पे लिखा हो तो समझ में आए, चल क्या रहा है जीवन में, अच्छी बात है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अब अपन जितनी बात करें गैस की लेकर, गैस इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को समझते हुए हालांकि तुम थोड़ा ये इसी चैप्टर में आगे बोलना पड़ेगा, पर तुम जानते हो। अगर मान लो हमने इस ग्राउंड स्टेट पे लाइट गिराई, लाइट गिरने से समझो कुछ हुआ। अच्छा हमने ये माना कि वो एटम के अंदर ही हो, क्योंकि हमने माना कि हम लो प्रेशर पे इसको रखते हैं, लो प्रेशर पे रखते तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती, तो हम ऐसा मानते हैं कि वी आर कंसीडरिंग नो इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। जैसा सॉलिड में नहीं मान सकते थे, यहां मान रहे हैं इनमें एटम्स को इंटरेक्शन नहीं। अब हमने क्या करा, हमने देखा क्या देखा, हमने सोचो कि भैया गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी मिली, एटम्स को एनर्जी मिली, उन्होंने कुछ करा, फिर उन्होंने कुछ छोड़ा, जो उन्होंने छोड़ा उसको फिर से प्रिज्म की वजह से स्क्रीन पे लिया गया। अब हमने देखा, समझना चाहिए इसमें दो तरीके से ध्यान समझ समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो एक ही कहानी से दोनों समझना है। मान लो गैस है, उसमें लाइट गिराई, अब समझना ऐसा समझो कि लाइट गिराई ना, ये समझो कि माइनस लैम्डा से लेकर प्लस लैम्डा की वेवलेंथ। अब गैस पे लाइट गिराई, कुछ इसमें हुआ, जो लाइट गिराई उसमें से कुछ ऐसी लाइट डायरेक्ट पास कर दी, उसको स्क्रीन पे ली, समझना। मैंने माइनस लैम्डा से लेकर लैम्डा वेवलेंथ, मैंने माइनस लैम्डा से लेकर लैम्डा वेवलेंथ तक की लाइट गिराई एक गैस पे, ऐसा समझो, ठीक है। एक माइनस लैम्डा से लेकर लैम्डा तक की वेवलेंथ को गैस पे गिराया, उस गैस पे गिराकर वो जो वेवलेंथ गिराई उसको एक स्क्रीन पे ले लिया। तो हमने देखा जो स्क्रीन पे लिया ना उसमें कुछ वेवलेंथ गायब थी, मतलब इस गैस ने कुछ ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा, बाकी उन्हें छोड़ दिया। समझो कैसे, मान लो कि माइनस एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं करे, ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं और जो हुआ है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। हुआ क्या पहले आप समझिए कि आप ऐसे समझिए कि मैं ऐसे गैस है, इससे मैंने लाइट गिराई, अगर मैंने माइनस लैम्डा से लेकर लैम्डा तक की सारी वेवलेंथ लाइट में थी, तो मैंने गैस से उसको पास कराया, तो जो स्पेक्ट्रा है उसमें सारी वेवलेंथ आनी चाहिए थी,
पर नहीं आए। कुछ वेवलेंथ्स इसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ वेवलेंथ्स इसने एब्जॉर्ब कर ली। ये जो अपना मटेरियल था, कुछ वेवलेंथ्स ने क्या कर ली, सॉर्ट। तो जो आपको स्क्रीन पर मिला उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अच्छा, क्या हमने देखा कि कुछ वेवलेंथ गायब हो गई। आप कहानी को ऐसे देखो, कैसे देखो ध्यान सुनो। अगर हम एक गैस पर एक्सपेरिमेंट, ऐसा समझिए आप उसको, कैसे समझो इस बात समझो। अगर हम गैस पर ऐसा समझो माइनस इन्फिनिटी से अंदाजा नहीं प्लस इन्फिनिटी तक की एनर्जी गिराएं और गैस से पास होने पर उसको स्क्रीन पर लें, तो जो मिलेगा उसे उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अच्छा, पहले समझा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। हमने देखा कि इस स्क्रीन पर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब हैं। अच्छा, हमने देखा इस स्क्रीन पर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब हैं। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी सही है। अगर आप इसमें हीलियम गैस लो, जैसे मान लो कि हीलियम में 2000 गायब है, तो आप आर्गन लोगे ना, तो उसमें 2000 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, उसकी अलग वेवलेंथ गायब होगी। इसलिए बड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हर गैस का अलग अलग। दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर एवरी गैस इज डिफरेंट। हमने एक और बात ऑब्जर्व करी क्या, फॉर एवरी गैस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज डिफरेंट। सही बताऊं, इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस भी माना जाता है। अच्छा, ऐसा ऐसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अरे ये वाली गैस है, अच्छा ऐसा, अरे ऐसी ये वाली गैस है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इस। ओह, अच्छा समझो, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, फिर तो ये कहानी समझ आई। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ आया क्या? अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा। बोल गया है। अब तुम एक बात, ये जो कहानी है इसको याद किया, ये तो मैंने लिखा है कि समझो जो वेवलेंथ गायब हुई, इसका मतलब जो वेवलेंथ गायब हुई, उस एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब कर ली, गैस। अच्छा, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी ना गैस, उसको तो हर गैस में अलग-अलग, किसी 2000 एंगस्ट्रॉम वाली एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, किसी 4000। अच्छा, फिर उन्होंने एब्जॉर्ब करके अंदर कुछ तो हुआ, फिर उन्होंने नई वेवलेंथ छोड़ी। जो अब इन्होंने छोड़ी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एटम्स में कुछ हुआ, फिर इन्होंने एनर्जी छोड़ी, जो एनर्जी इन्होंने छोड़ी उसको फिर से अगर स्क्रीन पे लें, उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। इस कहानी को ऐसे आगे कि जो एनर्जी, ऐसे देखो, जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से गायब हुई, अच्छा, जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से गायब हुई, उसको एटम्स ने एब्जॉर्ब करा, उनमें कुछ हुआ, ऐसे लिखो, जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से गायब हुई, वो एनर्जी एटम्स ने एब्जॉर्ब करी, फिर एटम्स में कुछ हुआ और उन्होंने फिर एनर्जी छोड़ी। जो फिर एनर्जी छोड़ी, उसको जब हमने स्क्रीन पे लिया, उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी आ गई, पर एनर्जी रिलीज करी वापस हमने, एब्जॉर्ब करके फिर रिलीज करी, जो फिर रिलीज करी, उनको जब स्क्रीन पे लिया, वो कहलाया एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहलाया? एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रा, जो आपको अच्छा लगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, बिल्कुल सही से क्लियर है सर। तो एमिशन स्पेक्ट्रा आपको क्या समझ में आ गया? ओहो, ये तो समझ आ गया। ओहो, ये अपना एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्टिम्युलेटेड बाय हीट इलेक्ट्रिक करंट एंड अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइंस यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन हॉट लो डेंसिटी गैसेस। ओहो, आप तो नाम की गई वैसे समझ लीजिए। गैस को इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसको एनर्जी देकर, और हां, और एनर्जी देकर जो उसने छोड़ा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना उसने। अच्छा, मैं उस कहानी समझेगा बिल्कुल सही है, पहले बात। ये प्रैक्टिकल मेथड, पर रियलिटी में वैसा क्यों समझाया तो बाद में समझ में आएगा। अच्छा, तो एक बात तो ये कि हमने क्या कहा, हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया गैस से, उसको एनर्जी दे दी, फिर उसने एनर्जी छोड़ी, उसको स्क्रीन पे ले लिया और उसे बोला एमिशन स्पेक्ट्रा। ये भी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कुछ वेवलेंथ की नहीं बस। वी हैव सीन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ओनली। एक और बात, हमने यह भी देखा कि यह डिफरेंट होती हैं फॉर डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट होती हैं फॉर डिफरेंट गैसेस। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। और मैंने इसको दूसरे तरीके से सोचने का क्या था, जब मैं इसको एनर्जी दी, इसने कुछ एब्जॉर्ब करी, उसमें से कुछ हुआ, फिर उसे छोड़ा, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्यों समझाया तुम्हें बाद में समझाया। फिर तक एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या समझ आया है? अरे सोच लीजिए, अरे पक्की बात समझ में आया। अच्छा, और हमने भी देखा कि एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ अ गैस। इस गैस के लिए अगर ये हमें पता है कि अगर ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा तो हीलियम है और किसी का नहीं है, ऐसा आएगा आर्गन, तो ये इनके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, इनके चेहरे हैं, आप ऐसा समझिए। ऐसा चेहरा आर्गन, ऐसा स्पेक्ट्रा हीलियम, ऐसा स्पेक्ट्रा और कोई गैस, नियॉन गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, बात कीजिए, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये जब ऑब्जर्वेशन करी गई, सही बताऊं, इन चीजों का जे थॉमसन साहब को कोई आईडिया नहीं, मतलब ये क्यों हो रहा है भैया, जे थॉमसन साहब जिन्होंने प्लम पुडिंग पढ़ दिया था, उनको दूर तक का इस बात का कोई आईडिया नहीं था। अच्छा, क्या मैं थोड़ी सी बात और बताता हूँ, क्या कहानी समझा, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा जी। ये इन्होंने क्या बोला, एक्चुअली हमने एक और बात ध्यान से देखी कि जो जब हमने हीलियम के लिए जो वेवलेंथ गायब हुई थी ना, कहां पर, मान लीजिए कि हीलियम में जो वेवलेंथ, किसी भी पर्टिकुलर केस में जो वेवलेंथ गायब हुई कहां पर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वो वाली वेवलेंथ पक्का मिली किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी कि हम दोनों स्पेक्ट्रा को ओवरलैप करा देना, एब्जॉर्प्शन और एमिशन को, तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा बन जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ये भी बाद में एक्सप्लेन करूं। What we have observed that whatever wavelengths are missing in a particular gas in absorption spectra are present in emission spectra. Oh, देखो क्या बोला गया, emission absorption spectra are
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वन अनदर। क्या ये बात समझ आई है? अरे सोच लो, टी स्पेक्ट्रा आइडेंटिकल फॉर ईच एलिमेंट, सो इट इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। ये तो हमने लिख लिया, क्लियर है? आप इसे समझो ध्यान से, लिख लो। हमने देखा जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब थी, वह एमिशन स्पेक्ट्रा में अवेलेबल थी। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। सही बताओ, एक और चीज जो बाकी बताऊंगा, एक और एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन लिखा है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में थी, वह सब एमिशन स्पेक्ट्रा में मिली, पर इसके अलावा भी मिली। जैसे जो बाद में समझाऊंगा, बाद में बताऊंगा जब डेटा से पढ़ा। हमने क्यों समझो कि अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में 4000 चीजें गायब है, या समझो 3000 और 4000 गायब है, तो एमिशन में 3000 4000 मिली और 5000 6000 मिली। मतलब जो गायब हुई तो मिली और उसके अलावा भी मिली। ऐसा क्यों हुआ? वो समझ अभी थोड़ा सही बताऊं, ये जो ऑब्जर्वेशन करी गई एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसकी दूर दूर तक जे जे थॉम्पसन साहब को उनका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, और यही मेजर कारण था उनके मॉडल के फेल होने का। क्या था? couldn't explain the absorption spectrum and emission spectrum, couldn't explain the stability of atom। stability of atom मतलब कि why Gaussian charges don't get fused, वे जुड़ जाते हैं लेकिन न्यूट्रल नहीं जाते। couldn't explain the Rutherford model। Rutherford model क्या है? जो इनका अपर वर्जन आया। ओहो, रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट करा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो क्या है? वो अगले टर्म पर पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। वो क्लियर है क्या? तो डाल्टन थ्योरी और जे थॉम्पसन और एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और डेविस जर्मन। आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकली था, और हां अभी थोड़ी और थ्योरेटिकल चलेगा। अच्छा हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर है?